पहली बात यह है कि उस समय कंडीशन हमारे फेवर में थी। अगर मैं हिस्ट्री में हालांकि जाना नहीं चाह रही थी, मैं आगे सोच के आई थी, लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पर गलत तरीके से पेश किया गया। जैसे पहला ये बताया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 जो ऑप्शंस दिए गए थे वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए थे, ऐसा नहीं था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक समान फॉर्मेट पे था और हर रियासत को दिया गया था कि इन 3 बात से मैं भी सहमत हूं। इन तीन चीजों को आप सेंटर के अख्तियार में दे दीजिए, बाकी पर आप लॉ बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत ही मिसरिप्रेजेंट किया था जब कहा था कि हमने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उस समय जिस समय कबायली हमला कश्मीर पे किया गया था, हरि सिंह पूरे तौर पे हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तैयार थे, इसीलिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। अगर आज चड्ढा साहब प्लेबिसाइड की बात कर रहे हैं तो प्लेबिसाइड की बात सिर्फ आई ही इसलिए कि नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में जाने की गलती करी थी, जबकि उस समय यूनाइटेड नेशन में जाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। जीतता हुआ कोई भी राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से मदद के लिए नहीं जाता। गुलाम कश्मीर, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब से 370 को इंट्रोड्यूस करने की बात नेहरू जी ने की थी, संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य उसके फेवर में नहीं थे। शेख अब्दुल्ला जब जवाहरलाल नेहरू के पास गए, जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि 377 को कैसे फ्रेम किया जाए, इसके लिए आप डॉक्टर अंबेडकर के पास जाइए। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर ने 370 को फ्रेम करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि ये बहुत बड़ी भूल होगी और इसका खामियाजा सदियों को भुगतना पड़ेगा। इसको अयंगार साहब ने जो है ड्राफ्ट किया था इसके अगेंस्ट। और आप ये देखिए कि इसीलिए उनकी दूरदर्शिता आप देखिए कि मुझे नहीं पता उस समय नेहरू जी की क्या मजबूरियां थी, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहती, लेकिन ये पटेल की और बाकी लोगों की दूरदर्शिता थी। अंबेडकर इसके पुरजोर विरोधी थे कि 370 उसमें नहीं होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने इसका विरोध किया है और इसी कारण से आप देखिए उस समय की संविधान सभा की लोहिया के समर्थक समाजवादी आप देखिए ना कि कहां से बिल्कुल आप देखिए, और यही कारण था कि उसमें टेम्पररी प्रोविजन डाला गया। दूसरी बात मैं आपको से ये मतलब मुझे तो आज तक ये चीज समझ में ही नहीं आई कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना सीना पीट करके विलाप कर रही हैं कि बहुत बड़ी पाप हो गया 370 को हटा करके। मुझे बताएं ना कि 370 से आज तक फायदा क्या हुआ है। लोग ये कहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमने संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी संविधान को नष्ट करती है, ये करती है, वो करती है। उसी संविधान में सॉवरेनिटी की बात की गई है, उसी इतने सालों में इस टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट बनाए रखने के बाद आज भी ये क्यों कर रहे हैं? उसका सिंपल सा एजेंडा था। और मैं फिर इस बात को कह रही हूं कि ये सिर्फ तीकल लीडरशिप इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही है। लोगों को 370 के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, उनको लगातार इस बात का डर दिखाया गया है कि अगर ये हटेगी तो आपकी अस्मिता खतरे। महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो हुर्रियत हो, इन लोकल लीडरशिप का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा जिस दिन 370 वहां से हटेगी, क्योंकि ये लोग अब एक्सपोज हो जाएंगे। सच्चाई को छिपा के रखने की कोशिश की गई है, आतंकवाद का शिकार बनाया गया। मैं आपको बताऊं, अगर 2 लाख हिंदू वहां से पलायन ना करते तो कश्मीर की स्थिति आज दूसरी हो सकती थी, लेकिन आज तक नहीं उठाया। क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे? लेकिन उनको अबेंडन कर दिया आपने कि तुम मरो जाओ, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए आज तक किसी ने बात क्यों नहीं करी? बस सबको लेना नहीं है, नहीं लेना है, लेकिन लेना नहीं है। चूज करिए उसको जो आपकी वोट बैंक। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं फिर आपके पास जी। दो लाइन में मैं बताना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत, मैं बार बार ये कह रहा हूं 70 को हटाना चाहिए था। नाउ सिर्फ एक बिंदु पे मेरा एक थोड़ा सा कहना है कि देखिए आज की जो आवश्यकता है वो ये है, आज हमको उन कश्मीरियों को बल देना है। तो कौन नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा, बिल्कुल। संसद के अंदर में भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम 100% 110% की बात तो हर बात की मानेंगे। आज किस मैं करेक्ट कर दूं, एक सुनिए 1 मिनट संजय जी एक छोटी जानकारी आपको दे दूं, एक छोटी जानकारी दे दूं। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको 2019 की लोकसभा चुनाव में 2% वोट मिला है महबूबा मुफ्ती को, 7% वोट मिला है फारूक अब्दुल्ला को। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कैसे लोगों की सोच को लेके सामने आ रहे हैं दुनिया देश के सामने? ये वो लोग हैं जिनकी कोई जनाधार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ अलग है? कहाँ उनको अलग किया गया? 50% वोट बीजेपी को आज मिला है। कहाँ सरकार ने कहा कि हमने टुकड़ा ले लिया है? क्या पहचान होती है? लोकतंत्र की क्या पहचान है? यही पहचान है जी।
यही खूबसूरती है। तो यही तो कह रहा हूं मैं कि आवश्यकता ये है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज हम बड़े सालों भी लग सकते हैं, हो सकता है इमरान साहब, जम्मू कश्मीर की जनता हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर की जनता हमारे साथ है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कल से अभी आप जो देख रहे हैं इनका ये चीखना और चिल्लाना, फारूक अब्दुल्ला साहब का, महबूबा मुफ्ती जी का या अन्य ये कांग्रेसी नेताओं का, गुलाम नबी आजाद का, ये लोग वो लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर के साहब 100% बजट का 99% बजट ये 1% लोग खा जाते थे और 99% को भूखे नंगे पे छोड़ देते थे। आप मुझे ये बता दीजिए कि जेएनके में आपको डाटा, आपके पास मैं डाटा दे सकता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले, सुनिए संजय जी, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए, मैं बहुत पेशेंसली आपको सुना। नहीं वो इनकम टैक्स वहां देने करने वाले आयकर प्रदाता आज के डेट में जम्मू कश्मीर में आपको सबसे कमतर मिलेंगे क्योंकि यहाँ 100 फैमिली जो है एग्जेम्पशन है वहां पे, वो जम्मू कश्मीर जो है उसमें इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए, अगर इनकम टैक्स के प्रांत हो या देश का कोई भी विकास के कार्यक्रम में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको ये कहा जाएगा कि इसका मलाल अब रहेगा कि 370 हटकाव जो है आपको। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है साहब कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी अपील करी। जितने आतंकवादी संगठन थे 2019 के चुनाव के बाद भी जम्मू कश्मीर की जनता ने खुलकर वोट दिया और यह भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जो चीज है इसको आप नकार नहीं सकते हैं। आप इतिहास भूगोल कुछ भी समझाते रहे, लेकिन आज की जरूरत क्या है कि इस 370 धारा हटने के बाद जो इस कानून को हटने के बाद अब जो सवाल खड़ा होता है कि हमारी वो जमीन और आवाम कहां है जिसे हमें लेना है, जिसके ऊपर 70 साल से चर्चा होनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान के पास है और वो लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। अब सवाल ये गुजा कश्मीर की बात करें, एक चीज में गुलाम कश्मीर को लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, हम शुतुरमुर्ग की तरह अपना रेत के अंदर सर दबा के ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ अच्छा हो रहा, हमें खतरों से चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं सबमिट कर रहा हूं, मेरा सबमिशन सुन लीजिए। अरे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हटते ही कोई ब्लास्ट हो जाएगा? आप ये क्यों मानने के लिए तैयार नहीं? मैं आपको क्या कर रही है सर? नहीं सर, उनके खदशात को भी सुनिए रत्नेश जी जो कह रहे हैं। देखिए, पूरे मामले के 3 पहलू हैं, राजनीतिक, सुरक्षात्मक और संवैधानिक। ये कोई नकार नहीं सकता। इस पूरे मामले के 3 पहलू और सुरक्षात्मक पहलू के लिए ही हमारे एनएसए जिनके लिए सबके दिल में सम्मान है वहां पे मौजूद हैं। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, एक छोटी सी चीज है, सबमिशन, मुझे लगता है इसका पूरा ध्यान और रेमेडी दी गई होगी कि असेंबली से परमिशन लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से असेंबली है नहीं वहां, तो राज्यपाल से कंसल्ट किया गया होगा। पूरा ध्यान रखा गया है, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज जो हुई है असंवैधानिक हुई है। जब इसकी जानकारी सभी लोगों की है, जो आप बात कर रहे हैं, बात यह है कि आज की डेट में जिन लोगों ने इसका विरोध किया या जो विरोध कह रहे हैं या जो कह रहे हैं कि नेहरू जी ने जो ये काम किया वो बिल्कुल सही था और अब जो हुआ है उसको ठीक भी किया गया है। लेकिन सवाल है कि सुनिए, 70 साल का कोई नहीं कह रहा वर्मा जी, सही गलत कोई नहीं कह रहा, सिर्फ इतना कह रहे हैं। अरे भैया सुनो, आप भी तो सुनिए, सही गलत कोई नहीं कह रहा, सिर्फ इतना कह रहा है कि वक्त की जरूरत उस वक्त कुछ रही होगी जिसकी वजह से फैसले लिए गए और इस वक्त ये फैसले लिए गए। माउंटबेटन ने ट्रीटी किया 26 अक्टूबर 1947 को, उसको आपने एक्सटेंड कर दिया। सारे लोगों को सुना। मैं ये पूछ रहा हूं, रूल ऑफ लॉ की जरूरत को लेकर चड्डा जी ने भी बात की, रत्नेश जी भी कह रहे हैं, मान भी लिया। आपने भी कहा कि 70 सालों को फिर क्यों भूल गए लोग, उस बीच भी चीजें सुधारी जा सकती थी, 50 साल में सुधार देते, 25 साल में। एक छोटा सा सबमिशन है, एक छोटा, लेकिन नहीं सुधार, वो विल पावर जो थी इस सरकार में थी, एक छोटा सा सबमिशन है सर, करके दिखा दिया। बोलिए जल्दी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कश्मीरी आवाम का दिल जीतने का काम हमने पिछले
6 साल में किया। वो जब बाढ़ आया, हमने अपनी पूरी प्रधानमंत्री वहां जाकर उसको मॉनिटर किए कि कोई आवाम यहाँ जो है किसी तरह से इस बाढ़ की वजह से कोई तकलीफ ना हो उनको। सेना वहां दिन रात लगी रही, जिस सेना को मारते थे, गाली देते थे, वो सेना उनके लिए फरिश्ता बनकर वहां पर आए। तो ये दिल जीतने का जो काम हमने किया जम्मू कश्मीर के आवाम का, उसका नतीजा क्या रहा? वहां पंचायत चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, परसेंटेज ऑफ वोट एकदम से डबल हुए, और 2019 में उन्होंने जिस तरह का हमें मैंडेट दिया वो सलाम और प्रणाम करने के लायक है। आज उसी का नतीजा है। कहीं उनके हमने चीजों को, आज अगर हम ये नहीं करते तो ये बहुत बड़ा पाप था, ये लोकतंत्र के ऊपर दाग था। वो ये है कि आज अगर हम देखिए, बार बार जो हम कह रहे हैं, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं आंख बंद मत कर लीजिए। नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? वो सरकार है, आपको लगता है वो सरकार है? आप ये भूल, ये आंख बंद कर लेगी वो सरकार है? बता रहा हूं आपको, जैसा अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कहा है, आप सुनिए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इलेक्शन हो गए, सारी पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी में कितनी तेजी आई, ये तमाम चीजें भी हुई हैं। लेकिन सर पिछले कुछ महीनों से पत्थरबाजी साहब, आप फारूक अब्दुल्ला साहब उन्हीं पत्थरबाजों को क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा मान रहे हैं, सबसे ज्यादा सैनिक गुनाहगार मान रहे हैं। आप बताइए, वाले को अपराधी करार दे रहे हैं। पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा सैनिक मरे। आप वो भी तो देखिए। ठीक है, फिर संजय जी ने जो एतराज़ात किए उसको भी जोड़ लीजिएगा अपने जवाब में। सबसे पहले तो आपके सिलेक्टिविज्म पे बोल दूं कि आपको चंद लोगों की मौत का बहुत बुरा लगता है। 1990 में 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों का रेप, मर्डर, स्लॉटर करके खुल्ला तांडा हुआ है उसी कश्मीर के अंदर, लेकिन आप लोगों की जबान नहीं खुली। पहली बात, खैर छोड़िए, एक सेकंड, खैर छोड़िए, मैं दूसरी बात बोलना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि आप देखिए, इमरान जी मेरी पूरी बात नहीं बोलने दे रहे, मैं बहुत देर से चुपचाप बैठी थी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कहते हैं कि कश्मीरियों को बल मिलना चाहिए। अरे आप अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख के सवाल पूछ लीजिए कि कश्मीरियों को बल उनके हाथ में पत्थर थमाने से मिल रहा था, या उनको आतंकवादी बनाने से मिल रहा था, या उनको पाकिस्तान परस्ती सिखाने से मिल रहा था, या उनको अलगाववाद, कट्टरवाद सिखाने से मिल रहा था। आज उनको टूरिज्म उनका बढ़ेगा, उनका औद्योगिक विकास होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा, उनको भारत की सारी स्ट्रॉन्ग लॉज का कानूनी संरक्षण मिलेगा। तो इससे उनको बल मिलेगा या किस चीज से बल मिलेगा? एक और पॉइंट बोलना चाहती हूं कि जो ये दर्द देखिए, जो पेटों में दर्द हो रहा है, 3-4 मैं आपको गैंग्स बता देती हूं। अलगाववादियों को दुख हो रहा है, सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट्स को दुख हो रहा है जो माइनॉरिटी कार्ड पॉलिटिक्स खेल के अपनी राजनीति चलाती थी, मजहबी सियासतदारों को दर्द हो रहा है जिनकी सत्ता मजहब के बेस पे चलती थी, और इंटरनेशनल पावर एंड कल्चर हमेशा रहता था। तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि ये गवर्नमेंट, आप लोग बीजेपी, कांग्रेस, एसपी ये सब करते रहिएगा, लेकिन कम से कम ये सोचिए कि जो एक राष्ट्र के फेवर में कोई काम हुआ है, उसको सैल्यूट करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। एक जगह जो गंदगी है इमरान जी, एक जगह बहुत सालों से गंदगी है, ठीक है ना, उस गंदगी को जब रगड़ के साफ किया जाएगा तो थोड़ा कियोस मचेगा, उसमें क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचा गया। सेक्शन 144 इंपोज क्यों करी गई, सिक्योरिटी क्यों डिप्लॉय करी गई, सारे अलगाववादियों को क्यों हाउस अरेस्ट पे रखा गया? सिर्फ इसलिए कि सारी चीजें कानून के दायरे में रह के शांति के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते हुए हो जाए, किसी तरह का कोई ब्लड शेड ना हो। तो किसी तरह का कोई कुतर्क मत दीजिए। सरकार ने बहुत सोच समझ के, बहुत सेंसिटिविटी अपनी दिखाते हुए और देशभक्ति की भावना दिखाते हुए प्रॉपर रणनीति के हिसाब से बहुत स्ट्रांग फैसला लिया है। इसको राष्ट्रहित में अप्रिशिएट करिए, पार्टी पॉलिटिक्स मत करिए। ये बड़ी बात है, ये अहम बात है, इससे किसी को भी एतराज नहीं है, इससे किसी को भी एतराज। एक छोटा सा वक्फा में यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात चल रही है, इसको खुले दिमाग से, दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलकर सुनिएगा। जी सलाम के हमारे नाज़रीन, खासतौर से जो कमेंट्स आपके आते हैं लाखों की तादाद में आप देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि जिसको हमें कंफ्यूज आप हैं, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये वही मंच है कि हम मुख्य धारा से जुड़ें और जो सही बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो समझदारी की बातें हैं, उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। सुलझी हुई चर्चा चल रही, बहुत सारी चीज़ों को आप समझिए। अब तो चीज़ हो चुकी है, लेकिन उसके कई पहलुओं पर बात करते रहना भी ज़रूरी है, और मेरा पैनल जो है वही करने
करने की कोशिश कर रहा है। ना इत्तेफाकी कुछ नहीं है और ना ही किसी फैसले को गलत करार दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बातें आ रही हैं, तर्क आ रहे हैं कि पहले, और परिस्थितियों पर बात हो रही है कि उस दौर में क्या हालात थे, उसको कुछ लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं, परिस्थितियां उस वक्त की ऐसी बना दी गई थी या उस तरह की विल पावर नहीं थी कि वो परिस्थितियां बन गई। तो ये सब बातें हो रही हैं, इस पर करते भी रहना चाहिए, ऐसी कोई बात भी नहीं, इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात भी नहीं, ना ही किसी के तर्क को या किसी की दलील को गलत ठहराया जा रहा है, ना हुकूमत के कोई काम को गलत ठहराया जा रहा है। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, महेश वर्मा जी। महेश वर्मा जी, आपने सुना ब्रेक से पहले संजय जी के कुछ अपने एतराजात हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि कश्मीरी पीपल को भी, जो हम सही भी इस सच्चाई को जानते हैं, अवाम की वहाँ के कैसा उनका ब्रेन वॉश किया गया है, माइंड किस तरह से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वहाँ पर बरसों चला है, उसको थोड़ा सा लाइन पर आने में चला असदुद्दीन ओवैसी इनकी बात आना रह गया था। ये क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। 153 में शेख साहब की गिरफ्तारी, 87 का असेंबली इलेक्शन का रिग होना और 2019 का इस तरह कानून पास होना। कश्मीर की आवाम अपनी जमहूरियत के लिए लड़ते रहेगी। लीजिए, हम लोग जो बात कर रहे थे उसी तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उस तरह के सवाल उठा रहे हैं जो हम में से कुछ लोग रहे थे कि हमने एक महेश वर्मा जी, वो आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक गलती कर दी है इस हुकूमत ने, और कश्मीर में जब अमन रहता है वो तब ठीक है, लेकिन जब गड़बड़ होती तो और ज़्यादा गड़बड़ होती, इससे और गड़बड़ बढ़ेगी। जो खदशात संजय के चड्ढा साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि पीपल, कश्मीरी जो आवाम है उसको अभी हमें अपने साथ रखना और अपने फेवर में लाना एक चैलेंज होगा, वही बात ओवैसी कहने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने हुकूमत को निशाने पर लिया। क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब तो अपनी जो राजनीतिक सुविधा है या जो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए ये बोलते रहते हैं, और इनकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर ये इनकी बात का मतलब निकालेंगे तो हम फंस जाएंगे इनके भंवर जाल में। ये तो व्यक्ति वो है जो संविधान के तहत कोई बात ही नहीं करता है। ये कहता है कि धर्म के आधार पे इस देश में आरक्षण दे दो, ये कहता है कि एक बार छूट दे दो हमें, हम बता देंगे कि हम क्या चीज हैं। तो ये व्यक्ति जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाता है और वहाँ जो मंदिर मस्जिद के ऊपर या हमारी जो सुलह सपाटी की जो एक वातावरण बननी चाहिए या उसमें ये बहुत बड़ा अवरोधक बनता है। जो आदमी कहता है कि भाई राम मंदिर का समस्या सुलझना चाहिए, उस आदमी को ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर निकलवा देता है। तो ये तो अमन चैन के खतरे हैं इस देश के लिए। तो इनके बारे में अगर इनके मुंह से आप कुछ भी सुनेंगे तो ये तो जहर उगलने वाले लोग हैं, इनकी तो बात ही हम ना करें तो अच्छा है। और ये अकेला व्यक्ति थे जो संसद में इसको जो है विरोध किया। 3 तलाक पर इस व्यक्ति का यही नजरिया था कि इस देश में जो है मुस्लिम महिलाओं को ये हक नहीं मिलना चाहिए। अब ये पता नहीं क्यों इनके घर में भी बहन बेटी हैं, हमारे घर में भी बहन बेटी है, और इस चीज़ का अगर ध्यान ये रखते तो ये नहीं बोलते। इस देश के लिए अगर कश्मीर आज देश के साथ लिंकअप हुआ है उस तरह से जैसे और राज्य के नागरिक और राज्य की सियासत है, तो मुझे लगता है कि उसमें खुशी जाहिर करने के बजाय ये आदमी अगर दुख प्रकट कर रहा है तो इसमें आप और हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसको भगवान सद्बुद्धि दें। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है साहब कि देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद की जो स्थिति की बात की जो कही जा रही है उसके आलोक में जरूर 2-3 बातें आपको कहूंगा। देखिए, 70 साल से वहां आप जो ग्राफ अगर देखेंगे, वहां का डाटा आप देखेंगे तो वहां गरीबी, गुर्बत, आप ये देखिए वहां आज भी मुस्लिम गुजर जो है उनकी जिंदगी, मतलब उसमें 1% लोग भी लिटरेसी की वो चीज अचीव नहीं कर पाए जो 70 साल में और सूबे के लोगों ने अचीव किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उनकी औरतों को तो छोड़ दीजिए, आपको मालूम है कि उनकी एवरेज लाइफ कितनी है? सुन के आपको हैरानी होगी, 45 साल में वो मर जाते हैं। ये कैसा, मतलब हम भारत में रह के उनको भारत के नागरिक का पासपोर्ट देते हैं और हम कहते हैं ये भारत के नागरिक हैं, और उनकी स्थिति क्या रहती है? उनको हम किसी तरह से वो चीज़ नहीं मुहैया करा पा रहे थे जो वाकई उसके हकदार थे। या वो आयुष योजना हो हमारी, या हमारी स्किल की योजना हो, हुनर की योजना हो, हम सब चीज़ों से उनको वैसे तो कहते कि 90% तो सारी सुविधाएं और योजनाएं वहां पर चल रही थी। या जी वो यही तो कहने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल गलत। अगर ओवैसी साबित कर दे, ओवैसी साबित कर दे इस बात को कि वहां आयुष योजना चल रही थी, वहां स्किल योजना चल रही थी, वहां मुद्रा योजना चल रही थी, वहां अपना क्या बोलते हैं ये श्रम योजना चल रही थी, वहां किसी तरह से फूड प्रोसेसिंग का
आप बताइए, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन सेव का उत्पादन कश्मीर में होता है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड विश्व में होता है। कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर वहां लगाया गया हो या लगने दिया गया हो, आप बता दीजिए सबसे बेहतरीन फ्लावर वहां का जो हाईली डिमांडेड है वर्ल्ड में, उस फ्लावर के एक्सपोर्ट के लिए कोई ऐसी चीज वहां, कोई आप ऐसा बता दीजिए कि कोई ऐसा एक्सपोर्ट जोन वहां डेवलप किया गया हो। पूरे मुल्क में आप जाइए, हर एक स्टेट में ये ऐसी चीजें आपको, ऐसी व्यवस्था मिलेगी एक्सेप्ट कश्मीर छोड़ के। आप वहां की लिटरेसी रेट देखिए, वहां जो लोगों की जमात है वो आज के डेट में वहां से बाहर निकलते हैं, जो थोड़े बहुत जिनके पास पैसे हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे किसी तरह से पढ़ लिख के काबिल बन जाए, आतंकवादी ना बने। इस तरह की स्थिति अगर वहां थी और उस स्थिति में हमने कहीं उनके दुख दर्द में शामिल होकर उनकी भावनाओं को समझ के और उस चीज को हमने आज खत्म किया। और साथ में एक चीज और हमने कहा, पूरे विश्व को हम ये बताना और जताना चाहते हैं और इस पे पूरे देश के लोग एक मत हैं कि देखिए साहब, 370 हटने के बाद अगर जरूरत है तो जम्मू कश्मीर पूरे की, आधे अधूरे की नहीं जरूरत है, पूरा जम्मू कश्मीर चाहिए। तभी आप जम्मू कश्मीर की जनता के साथ और जम्मू कश्मीर के जो वाकई अगला बीजेपी के मैनिफेस्टो में पीओके रहा करेगा। बिल्कुल, हम तो ये 370 हुआ करती थी, वैसे पीओके रहा करेगा। जम्मू कश्मीर उसके बगैर अधूरा है। कहना चाह रही सुब्री जी। इमरान जी, मैं ओवैसी साहब को, जनता को एक्सपोज करना चाहती हूँ अभी, ताकि आगे से वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दें तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि उसको कितना सीरियसली लेना है। ट्रिपल तलाक के कानून में ओवैसी साहब अगेंस्ट उसके बहुत बढ़ चढ़ के आगे के बोले हैं। हमेशा दो ही चीजों का हवाला देते थे, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कि गैर संवैधानिक बिल है और कानून है बोला करते थे। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं तो पीछे हट जाते हैं। राइट टू इक्वालिटी भी अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करना चाहते हैं। आर्टिकल 15 का हवाला देते हैं, वो जो बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये बोलते थे कि आर्टिकल 15 लागू होता है, एक धर्म विशेष के लिए आप कानून नहीं बना सकते। आर्टिकल 15 थॉरली अगर इन्होंने पढ़ा होता, कहा कि पढ़ा होगा, फेक करते हैं ये, इन्होंने बिल्कुल पढ़ा होगा, फेक करते हैं। आर्टिकल 15 में एक सब क्लॉज 3 है, 15(3) यहाँ पे और दूसरे वकील बैठे हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप भी अग्री करेंगे। 15(3) ये कहता है कि अगर विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कोई कानून बन रहा है तो आर्टिकल 15 अप्लाई नहीं होता। तो ट्रिपल तलाक का कानून के लिए आर्टिकल 15 को मिसयूज करके लोगों तक पहुंचाते थे। ये तो हम नहीं सोच सकते कि वकील हैं तो उन्हें समझदारी नहीं होगी। तो ये संवैधानिक प्रोविजंस को भी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, लॉ को भी फैब्रिकेट करके, मोड़ तरोड़ के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, लोगों तक भ्रांतियां पहुंचाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं लॉ को। मैं तो कहती हूं इनको अपनी वकालत की डिग्री सरेंडर कर देनी चाहिए। इनकी बातों को क्या सीरियसली लेना है? तो कह रहे हैं काला दिन है और ये तारीख की सबसे बड़ी गलती है। देखिए, तारीख की गलती, अगर इतने श्योर होते, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला दे रहे हैं, अगर ये इतने श्योर होते कि ये लीगली साउंड है तो इतना ज्यादा दुखी क्यों साउंड कर रहे हैं? आपको तो श्योरिटी होनी चाहिए ना कि भाई ये गैर कानूनी काम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से आपको मिल जाएगा रिलीफ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लोग क्यों बौखला रहे हैं? एज अ पूरी की पूरी लॉबी बौखला रही है। कोई लोकतंत्र का रोना रो रहा है, कोई कह रहा है कि जनतंत्र की परवाह नहीं करी, कोई कह रहा है कत्ल कर दिया लोकतंत्र का। क्यों आप लोग ऐसे ऐसे बौखला के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि पूरा लीगली एक कानून की एम्बिट में रह के प्रॉपर एक लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली एक काम किया गया है जिसकी आप लोगों के पास काट नहीं है। एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे रही हूं, कानून तो अब बन गया है, 370 तो अब हट गया है, ठीक है, तो इस पे अब रोना रोइए, चाहे सीना पीटिए, चाहे छाती पीटिए, चाहे कुछ करिए। अब तो पूरा हिंदुस्तान कश्मीर में जाके भरत मुनि को ढूंढेगा, पाणिनि को ढूंढेगा, अभिनव गुप्त को ढूंढेगा, शारंगदेव को ढूंढेगा। अब हमें कोई भी हमारे कल्चर से जुड़ने से नहीं रोक सकता। यही आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, बैठ के ढोल पीटते रहिए, अब कुछ नहीं हो सकता। हो गया आपका रिमांड। लेकिन देखिए, ये 370 की आड़ में लोग अपनी देशभक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। किसी भी भारतीय नागरिक को देशभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हर भारतीय देशभक्त है। इसमें किसी को कि 370 हट गया उसका फेवर कर रहा है तो मैं देशभक्त हो गया, 370 को वो गलत बता रहा है तो वो देशभक्त नहीं है, ऐसी बात नहीं। ऐसा कोई नहीं कह रहा। देखिए, ऐसा है, ऐसा सीधी सी बात है, एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है और बहुत स्ट्रांगली किया, और सभी आज और यही कर सकते थे। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा ना, यही कर सकते हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए क्योंकि अगर 370 का अगर
अगर किसी आदमी ने विरोध किया है, ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी, किसने विरोध किया बताइए ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो राष्ट्रवाद नहीं है ये किसी तरह का। अरे सर मैं कह रहा हूं सारे सहमत हैं आज इस तारीख में। सहमत है तो विरोध करने वाले को आप क्या कहेंगे? आप विरोध करने वाले को क्या कहेंगे? एक बहुत अहम बात उसकी अपनी व्यक्तिगत विचार है ना, विचारों को, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे विचार रखने वालों को नहीं, उनको करेक्ट करिए, उनको अपने वाणी विचार और व्यवहार से करेक्ट करिए ना। ठीक है सर, इसीलिए बैठे हैं आप यहाँ पर। हम सब मिलके इसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात की हिदायत दे रहा हूं और बार बार ये बात कह रहा हूं, मैं सख्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए आज जैसा अभी हमें प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि श्रम का कानून नहीं है, ये नहीं है, आप भी तो वहां 4 साल थे साहब, आप क्यों नहीं ले गए? आज ये आवश्यकता है। 370 नहीं था श्रीमान, दिल पे हाथ रख के 370 जो है 370 आप जिस दिन वहां पे आप एक बात कह रहे हैं, आपको समझनी चाहिए। आप एक कानूनविद होके और इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, इसकी अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर, सबके अपने अपने विचार हैं और ये विचारों का सिलसिला आता रहेगा, अभी चलता रहेगा कुछ दिनों तक इस पे और बात होगी। कुछ सारे पहलुओं को समझने की जरूरत है। देखिए काम तो हो चुका है, अब उसके और भी पहलुओं को समझते रहिए और अपने कश्मीरी भाइयों को अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला हुआ है, वो खुश हैं और कुछ दिनों बाद उनकी खुशियां भी नजर आने लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आगे शहबाज होंगे हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन लेकर। सलाम हिंदुस्तान, आप देखते रहिए जी सलाम।